गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ लिया था कि किस तरीके से भ्रूण का परिवर्धन होता है। देखिए, हम पढ़ चुके थे कि आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन और त्रिक संलयन होता है। द्विनिषेचन और त्रिक संलयन होता है। अब देखिए, द्विनिषेचन में क्या हुआ आपके, एक तो युग्मनज का निर्माण हुआ जिसने भ्रूण बनाया, और एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण हुआ जिससे किसका निर्माण हो गया, भ्रूणपोष का। अब यह भ्रूण इस भ्रूणपोष से पोषण ग्रहण करेगा और अपना क्या करेगा, परिवर्धन करेगा। भ्रूण के परिवर्धन के बाद यह भ्रूण आगे जाके किसका निर्माण कर देगा, बीज के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। तो द्विनिषेचन के बाद क्या हुआ, भ्रूण और भ्रूणपोष का परिवर्धन हुआ। अब इसके साथ ही क्या होगा, अंडाशय और बीजांड में भी परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, निषेचन के बाद हम बात करते हैं कि निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं संपन्न होती है। निषेचन के बाद जो बीजांड है, यह बीजांड बीज में और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद बीजांड बीज में और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अब यदि हम बीज की बात करते हैं, द्विबीजपत्री बीज की बात करते हैं, तो बीज में क्या होता है, देखिए, बीज में बीज आवरण यानी कि बीज चोल और भ्रूण सम्मिलित हैं। जब हम बीज की बात करते हैं तो बीज में भ्रूण उपस्थित होता है और इस भ्रूण के चारों तरफ किसका आवरण होता है, बीज आवरण का आवरण पाया जाता है। और सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में 2 बीज आवरण पाए जाते हैं। कितने बीज आवरण पाए जाएंगे, 2 बीज आवरण। तो निषेचन के बाद क्या होगा, बीज का निर्माण होगा। बीज सदैव निषेचन के बाद बनता है और इस बीज में भ्रूण उपस्थित होता है जिसके चारों तरफ बीज का आवरण यानी कि बीज चोल उपस्थित होता है। और ये बीज आवरण कितने होते हैं, 2 बीज आवरण। एक तो आंतरिक यानी कि अंतः बीज आवरण और एक बाह्य बीज आवरण। क्लियर हुआ। अब यदि हम बीज की संरचना देखें तो देखिए, यह एक द्विबीजपत्री बीज का क्या है, डायग्राम है। द्विबीजपत्री बीज में क्या होता है, देखिए, यह बाह्य बीज आवरण, अभी हम देखेंगे इसे क्या कहेंगे, यह अंतः बीज आवरण, बाह्य और अंतः बीज आवरण। जब हम बीज की बात करते हैं तो द्विबीजपत्री बीज में बाह्य और अंतः बीज आवरण, और यह जो संरचना, इसे क्या कहा जाएगा, भ्रूण। क्या कहा जाएगा इसे, भ्रूण। तो भ्रूण किससे सुरक्षित होता है, बीज आवरण से सुरक्षित होता है। यदि हम भ्रूण की बात करते हैं तो इस भ्रूण में प्रांकुर जो कि प्ररोह तंत्र का निर्माण करेगा, मूलांकुर जो कि मूल तंत्र का निर्माण करेगा। यह क्या हो गई, भ्रूणीय अक्ष। और इसके अलावा ये जो 2 फूले हुए भाग दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इसके बीज पत्र। चूंकि यहाँ पे बीज पत्रों की संख्या कितनी है, 2, तो क्या हो गया, यह द्विबीजपत्री बीज है। अब देखिए, ये जो बीज पत्र है, ये बीज के अंकुरण के समय भोजन प्रदान करने का काम करता है। तो हम देखते हैं कि निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं और किस तरीके से बीज का निर्माण होता है। ये संरचना क्या बताइए आपको, बीज पत्र। तो किसकी संरचना है, एक द्विबीजपत्री बीज की संरचना है ये। तो क्या देखा हमने, देखिए, हम बात कर रहे थे बीज के परिवर्धन की। तो बीज का परिवर्धन कैसे होता है, निषेचन के बाद जो बीजांड है, मादा जननांग में जो बीजांड उपस्थित होता है, यह बीजांड तो बीज का निर्माण करता है और अंडाशय क्या करेगा, उसके चारों तरफ फल का निर्माण कर देता है। जब हम बीज के बारे में बात करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है कि बीज में भ्रूण उपस्थित होगा और इसके चारों तरफ क्या उपस्थित होगा, बीज आवरण या बीज चोल उपस्थित होता है। जो बीज आवरण है या बीज चोल है, जो कितनी संख्या में कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, अंतः बीज चोल और बाह्य बीज चोल। देखिए,
बीजांड से बीज के निर्माण के समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं? बीजांड से बीज के निर्माण के समय या बीज के परिवर्धन के समय होने वाले मुख्य परिवर्तन। अर्थात निषेचन के बाद बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। देखिए, यह हमारे पास निषेचन से पूर्व की बात है कि निषेचन से पूर्व क्या होता है, बीजांड के भाग क्या कहलाते हैं, और निषेचन के बाद निषेचन से पूर्व बीजांड के भाग थे और निषेचन के बाद किसके भाग हो गए, वो बीज के। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि निषेचन से पूर्व जो बीजांड था वो निषेचन के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? इसी तरीके से जो अंडाशय था वो अंडाशय किसका निर्माण कर देता है, फल का निर्माण कर देगा। कि जो फल है वो किससे बना होता है, अंडाशय से निर्मित होता है। इसके अलावा देखिए यहीं पे हम बीजांड की संरचना देखते हैं कि ये हमारे पास बीजांड है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब देखिए, जो बीजांड है, इस बीजांड में क्या है, ये बीजांड व्रंथ। इस बीजांड व्रंथ की सहायता से क्या है, ये बीजांड व्रंथ। इस बीजांड व्रंथ की सहायता से बीज किससे जुड़ेगा, अंडाशय से। यह जो बीजांड व्रंथ है किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज व्रंथ में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, बीज व्रंथ में। अब देखिए, ये हमारे पास अध्यावरण थे, आंतरिक अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण। जो ये अध्यावरण थे, ये देखिए, ये जो ये भाग हाईलाइट कर रही हूँ इसे क्या बोलते हैं हम, अध्यावरण। ये अध्यावरण क्या निर्मित कर देंगे, निषेचन के बाद अध्यावरण क्या बना देंगे, बीजावरण या बीज चूल का निर्माण कर देते हैं। अब इसमें जो अंतः अध्यावरण है, दो अध्यावरण थे, जो अंतः अध्यावरण है ये क्या बनाएगा, अंतः बीज चूल। और जो बाह्य अध्यावरण था वो क्या बना देगा, बाह्य बीज चूल का निर्माण कर देता है। तो क्या देखा हमने, अध्यावरण परिवर्तित हो जाएगा, जो अध्यावरण है क्या बनाएंगे, ये बीजावरण। जो अंतः अध्यावरण है वो क्या बना देगा, अंतः बीज चूल। और जो बाह्य अध्यावरण है उसे क्या बोल देंगे, बाह्य बीज चूल। इस बाह्य बीज चूल को हम टेस्टा भी कहते हैं। और जो ये अंतः बीज चूल इसे क्या कहा जाता है, टैगमैन कहा जाता है। बाह्य बीजावरण टेस्टा और अंतः बीजावरण क्या कहलाएगा, टैगमैन कहलाता है। तो क्या हुआ, देखिए, ये बीजावरण ये जो अध्यावरण थे किस में निर्मित हो गए, बीजावरण में। जो यह बीजांड व्रंथ था यह किस में निर्मित हो गया, बीज व्रंथ में निर्मित हो गया। अब देखिए, यहाँ पे जो हाइलम है, नाभिका, हाइलम क्या है, नाभिका, जहां से आपका ये जुड़ा होता है बीजांड किससे, आपके अंडाशय से। तो इस नाभिका को, यह नाभिका में ही बनी रहती है। यह बीज के ऊपर एक निशान के रूप में दिखाई देती है। अब इसके अलावा देखिए, यह आपका भ्रूणकोश था। क्लियर है? इस भ्रूणकोश में क्या उपस्थित था, अंडकोशिका, अंडुपकरण, द्वितीय कोशिकाएं और प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसके चारों तरफ ये वाला भाग कौन सा था, बीजांड का आएगा। तो देखते हैं आगे। अभी हमने क्या देखा, बीजांड ने बीज बनाया, अंडाशय ने फल बनाया, बीजांड व्रंथ बीज व्रंथ में परिवर्तित हो गया और अध्यावरण ने बीजावरण का निर्माण कर दिया। बाह्य बीजावरण को हम टेस्टा कहते हैं, जबकि अंतः बीजावरण को हम क्या कहते हैं, टैगमैन कहते हैं। नाभिका के रूप में ही उपस्थित होती है। अब देखिए, ये जो संरचना है, ये संरचना कौन सी है हमारी, बीजांड काय की। यह बीजांड क्या क्या करता है हमारे, जब भ्रूणपोष का विकास होता है तो भ्रूणपोष को पोषण देने का काम करता है और भ्रूणपोष इससे पोषण ग्रहण करके क्या हो जाता है, यह बीजांड का है
अपहासित हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। बीजांडकाय क्या हो जाएगा? अपहासित या नष्ट हो जाता है। भ्रूणपोष के परिवर्तन के समय इसी बीजांडकाय से पोषण को ग्रहण किया जाता है। लेकिन इसमें हम एक बात हम देखेंगे कि कुछ बीजों में यह बीजांडकाय एक झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? परिभ्रूणपोष। ऐसा अधिकांश पादपों में नहीं होता। कुछ पादपों में जब भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है तो पूर्णतः बीजांडकाय उपयोग में नहीं लिया जाता। जो बीजांडकाय शेष बच जाता है वो किसके रूप में रहता है? परिभ्रूणपोष के रूप में शेष रहता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सामान्यतः क्या होता है? संपूर्ण बीजांडकाय उपयोग में ले लिया जाता है, अर्थात बीजांडकाय शेष नहीं बचता, वो नष्ट हो जाता है या अपहासित हो जाता है। अब बात करते हैं हम भ्रूणकोश की। हमारे पास जो भ्रूणकोश था, इस भ्रूणकोश में देखिए क्या क्या थी। इस भ्रूणकोश में प्रतिमुखी कोशिका थी, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं थी, एक केंद्रीय कोशिका थी, अंड उपकरण की बात करें तो सहायक कोशिका थी, और साथ ही साथ क्या थी? अंड कोशिका उपस्थित थी। देखिए जैसे जैसे परिवर्धन होता है तो प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है या अपहासित हो जाती है। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? अपहासित हो जाएंगी या नष्ट हो जाएंगी। यह जो केंद्रीय कोशिका थी, हमने बात की थी, इस केंद्रीय कोशिका ने त्रिक संलयन किया था, और त्रिक संलयन करके इसने किसका निर्माण किया था? भ्रूणपोष का निर्माण किया था। यह भ्रूणपोष क्या कर रहा था? भ्रूण को पोषण देने का काम कर रहा था। यदि हम सहायक कोशिकाओं की बात करें तो ये सहायक कोशिकाएं भी निषेचन के दौरान क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, और पराग नलिका के प्रवेश के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। यह जो अंड कोशिका थी किसके समान काम कर रही थी? मादा युग्मक के समान काम कर रही थी। और इस अंड कोशिका ने क्या किया? नर युग्मक के साथ निषेचन किया और क्या बना लिया? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर दिया, और इस युग्मनज ने आगे क्या किया? भ्रूण का निर्माण कर दिया। तो क्लियर हुआ इतना कि बीजांडकाय था। अधिकांश पादपों में बीजांडकाय अपहासित या नष्ट हो जाता है। कुछ पादपों में यह परिभ्रूणपोष के रूप में शेष रहता है। जैसे हम बात करेंगे इसमें काली मिर्च की। प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। केंद्रीय कोशिका क्या करेगी? भ्रूणपोष का निर्माण करेगी, जो कैसी होगा? त्रिगुणित होगा। सहायक कोशिका नष्ट या अपहासित हो जाएगी। अंड कोशिका क्या करेगी? वास्तविक निषेचन करेगी और द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त यदि हम बीजांड में बात करें, जैसे कि निभाग, रैफे, बीजांड द्वार, इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। इनके ऊतक क्या हो जाता है? निषेचन के बाद परिपक्व हो जाता है। इनमें कोई विशेष परिवर्तन या विशेष संरचना का निर्माण नहीं करते, अपितु इनके ऊतक क्या हो जाएंगे? परिपक्व हो जाएंगे। तो जब हम बीज के परिवर्धन की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि निषेचन के बाद ही बीज का निर्माण होता है, और बीज का निर्माण कौन करेगा? बीजांड बीज का निर्माण करता है, और अंडाशय क्या करेगा? फल का निर्माण करता है। बीज का निर्माण सदैव निषेचन के बाद की ही घटना है। कभी भी बीज बिना निषेचन के नहीं बनता है। क्लियर है? बिना निषेचन के बीज का निर्माण सामान्यतः नहीं होता है। अब देखिए हम बीज निर्मित होते समय होने वाले कुछ विशेष परिवर्तनों की बात करते हैं कि कौन कौन से विशेष परिवर्तन विशेष पादपों में पाए जाते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं परिभ्रूणपोष की। किसकी बात करते हैं सबसे पहले? परिभ्रूणपोष, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। क्या होगा? देखिए परिभ्रूणपोष हमने बात की थी कि सामान्यतः बीजांड क्या होता है? जो बीजांड का न्यूसेलस है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी या कुछ पादपों में जो बीजांड काय है यह पतली झिल्ली के रूप में उपस्थित रहता है, या शेष बच जाता है पतली झिल्ली के रूप में। तो हमने क्या कही? कुछ पादपों में जो बीजांड काय है वो क्या होगा? आपके एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देगा? भ्रूणपोष की चारों तरफ। तो भ्रूणपोष की चारों तरफ जो बीजांड काय पतली झिल्ली के रूप में, उसे ही हम क्या कह देंगे? परिभ्रूणपोष कह देते हैं। ऐसा किसमें पाया जाता है? काली मिर्च में।
काली मिर्च के बाहर जो काली झुर्रीदार आपको जो लेयर दिखाई देती है, परत दिखाई देती है, वो किसकी होती है? परिभ्रूणपोष की परत पाई जाती है। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए एक दूसरी संरचना पाई जाती है एरिल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एरिल का पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, वो किस में पाई जाती है? लीची में। तो देखिए क्या होता है एरिल में, कुछ प्लांट्स में क्या होगा, बीजांड के चारों तरफ क्या पाया जाता है? कुछ पादपों में बीजांड के चारों तरफ मांसल आवरण पाया जाता है। कुछ पादपों में बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण पाया जाता है। इस मांसल आवरण को ही क्या बोलते हैं? हम एरिल। इससे आप एक तरीके से तृतीय अध्यावरण भी कह सकते हैं। क्या कहा जा सकता है इसे? तृतीय अध्यावरण भी कहा जा सकता है। तो हमने बात की परिभ्रूणपोष की, हमने बात की एरिल की। ऐसे ही देखिए हम परिभ्रूणपोष और एरिल के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं कैरेंकल के बारे में। क्या होता है? यूफोर्बिएसी कुल में, यूफोर्बिएसी कुल जिसमें किसको शामिल किया गया है? अरंडी को। इस यूफोर्बिएसी कुल में क्या होता है कि एक व्हाइट रंग का डॉट पाया जाता है, एक व्हाइट कलर की संरचना पाई जाती है। कहाँ पे? बीजांड द्वार के पास। बीजांड द्वार के पास सफेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? कैरेंकल। यह यूफोर्बिएसी कुल की विशेषता होती है और केवल किस में पाया जाता है? यूफोर्बिएसी कुल में ही पाया जाता है। ऐसी ही एक संरचना है ओपरकुलम। यह ओपरकुलम किस में पाया जाता है? एक बीजपत्री पादपों में। और एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार के पास जो संरचना पाई जाती है व्हाइट कलर की, उसे क्या बोल देते हैं? ओपरकुलम। और यूफोर्बिएसी कुल में पाई जाने वाली संरचना क्या बोल देते हैं? कैरेंकल। तो ये तो हमारी बात हुई किसकी? बीज के परिवर्धन की। अब बीज के परिवर्धन के समय हमने बात की थी, जैसे ही भ्रूण परिवर्तित होता है तो कहाँ से पोषण लेगा? भ्रूणपोष से। कहाँ से पोषण लेता है? भ्रूणपोष से। अगर बीज के बीज पत्रों में, हमें पता है बीज के बीज पत्रों में क्या सम्मिलित होता है? भ्रूण संग्रहित रहता है। यदि वहां पे भ्रूणपोष उपस्थित है या भ्रूणपोष उपस्थित नहीं है, इसके आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखते हैं वो कौन कौन से 2 प्रकार है। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर, भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर भ्रूण के प्रकार, बीज के प्रकार। कि बीज में भ्रूणपोष उपस्थित है या नहीं, इसके आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो पहला प्रकार है वो कैसा है? अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज। और दूसरा प्रकार कौन सा है? भ्रूणपोषी बीज। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अभ्रूणपोषी बीज। इस प्रकार के बीज में जितना भी भ्रूणपोष है वो क्या होता है? भ्रूण के परिवर्तन के समय काम में ले लिया जाता है। यानी कि इस प्रकार के बीजों में क्या है? भ्रूणपोष की मात्रा नहीं होती। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? गैर एल्बुमिनस। कौन से प्रकार के बीज है ये? गैर एल्बुमिनस प्रकार के बीज है, जिनमें क्या होता है? भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। यदि हम परिपक्व बीजों की बात करें, यदि अभ्रूणपोषी के परिपक्व बीजों की बात करें तो उनमें भ्रूणपोष क्या होता है? अनुपस्थित होता है। सारा भ्रूणपोष क्या हो जाएगा? आपके भ्रूण के पोषण के समय काम में ले लिया जाता है। इस प्रकार के बीजों में अंकुरित बीजों के अंकुरण के लिए जो भोजन है वो कहाँ संग्रहित रहेगा? भोजन बीज पत्रों में। भोजन का संग्रह कहाँ होगा? इसमें बीज पत्रों में। और यही संग्रहित भोजन क्या करेगा? बीज के अंकुरण के समय प्रांकुर एवं मूलांकुर के निर्माण में क्या करेगा? ये सहायक करेगा। ठीक है। इस प्रकार के बीजों की बात करें, हम एग्जाम्पल ले तो मटर, मूंगफली, किस प्रकार के बीज हैं? इनमें अभ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भ्रूणपोषी बीज के बारे में, जिन्हें हमने क्या कहा है? एल्बुमिनस प्रकार के बीज।
इस प्रकार के बीजों में क्या होगा, जो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष बीजों में शेष बचा रहता है, यानी कि जो भ्रूणपोष है वो भ्रूण का परिवर्धन कर लेगा, उसके बाद भी भ्रूणपोष क्या रहेगा, आपके बीज में उपस्थित रहेगा, और यह भ्रूणपोष क्या करेगा, आपके बीज के अंकुरण में सहायता करेगा। इस प्रकार के बीजों की बात करें तो मक्का, बाजरा, इस प्रकार के बीज किसमें उपस्थित है, मक्का में, बाजरा आदि पात्रों में क्या होता है, आपके भ्रूणपोषी बीज होता है, यानी कि इनमें क्या उपस्थित होता है, भ्रूणपोष उपस्थित होता है। यदि हम अरंडी की बात करें तो अरंडी में भी क्या होता है, भ्रूणपोष उपस्थित होता है। क्लियर है। तो भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के हो गए, अभ्रूणपोषी बीज और भ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज नाम से स्पष्ट है, भ्रूणपोष क्या है इनमें, अनुपस्थित, लेकिन भ्रूणपोषी में क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष उपस्थित होगा। यहाँ पे भ्रूणपोष अनुपस्थित है तो आवश्यक भोजन कहाँ संग्रहित हो जाएगा, बीज पत्रों में। इनके बीज पत्र कैसे होते हैं, मांसल, मोटे या मांसल बीज पत्र होते हैं, जो कि बीज के अंकुरण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, जैसे कि मटर, मूंगफली आदि। और जबकि भ्रूणपोषी बीजों में क्या होगा, भ्रूणपोषी बीज में शेष रहेगा, जैसे मक्का हो गया, बाजरा है, अरंडी है इत्यादि। अगले वीडियो में हम बीज से फल किस प्रकार से निर्मित होता है, बीज के चारों तरफ जो फल का आवरण है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।